Hello students, in the last lecture we discussed the properties of nitric acid. So we have completed group number 15. Today we are going to start group number 16. एक छोटा सा क्वेश्चन आया था एक बार बोर्ड के एग्जाम में. ये क्वेश्चन जो है ग्रुप 15 के अंदर जो हमने नाइट्रिक एसिड डिस्कस किया था इससे रिलेटेड था. ठीक है, क्वेश्चन रिलेटेड होता है रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रेट आयन, नाइट्रिक एसिड हमने पढ़ा है. नाइट्रिक एसिड जब पानी के अंदर हम डालते हैं डिसोसिएट होता है, नाइट्रेट आयन बनाता है. नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर आप किसी मेटल या मेटल के सॉल्ट के साथ कराते हो तो आपको क्या मिलते हैं? नाइट्रेट सॉल्ट्स मिलते हैं. तो आपको सपोज एक सॉल्ट दे दिया जाता है NaNO3 और आपसे ये बोला जाता है फाइंड आउट द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन दिस सॉल्ट. तो ये एनायन जो है इस सॉल्ट के अंदर दैट इज नाइट्रेट आयन. ठीक है, तो कैसे डिटेक्ट करते हैं इसको, नाइट्रेट आयन को? तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये टेस्ट होता है नाइट्रेट आयन के लिए जो मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ. कैसे करते हैं रिंग टेस्ट? तो देखो हमारे पास जो भी गिवन सॉल्ट है उसकी हमें एक्वस सॉल्यूशन बनानी है. तो NaNO3 दिया है तो उसकी आप एक्वस सॉल्यूशन बना लीजिए, मतलब उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो, सॉल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व कर लो और सॉल्यूशन बना लो. फिर एक दूसरा बीकर लीजिए, इस दूसरे बीकर के अंदर आपको क्या करना है? फेरस सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर करनी है. ठीक है, तो फेरस सल्फेट FeSO4 इसकी एक्वस सॉल्यूशन आप प्रिपेयर करेंगे दूसरे बीकर में. इन दोनों बीकर को क्या करना है? मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद ये हमारे पास आ गई सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारा मिक्सचर है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeSO4 and given nitrate salt. तो ये एक्वस सॉल्यूशन हमने बना ली इस नाइट्रेट आयन के डिटेक्शन के लिए. अब तुम्हें क्या करना है? इस एक्वस सॉल्यूशन में तुम्हें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड करना है ड्रॉप वाइज. तो ये ड्रॉप पर ले लिया. ठीक है, इससे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड लेना है और इसको ड्रॉप वाइज ऐड करना है ताकि ये सॉल्यूशन को डिस्टर्ब ना करे और सॉल्यूशन के अंदर आराम से ऐड हो जाए. ये सल्फ्यूरिक एसिड जब आप इस तरीके से ऐड करते हो अलोंग द वॉल्स ऑफ द वेसल, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? ऊपर एक लेयर बना लेता है. ठीक है, क्योंकि ये डिसॉल्व नहीं हो पाता, धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक लेयर बना लेगा इस सॉल्यूशन के ऊपर. सो दिस इज द लेयर ऑफ H2SO4 और ये है हमारा मिक्सचर. तो अब आपको ये देखने को मिलता है कि ये जो लेयर है जो सेपरेट कर रही है इन दोनों सल्फ्यूरिक एसिड को और मिक्सचर को, यहां पर एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है. तो इसी वजह से ये जो ब्राउन रिंग बन रहा है इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं हम? रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन. तो किसी भी सॉल्ट में अगर नाइट्रेट NO3- ये एनायन प्रेजेंट होगा तो वो ये 3 स्टेप्स करने पर हमें क्या देगा? जंक्शन लेयर जो होती है वहां पर एक ब्राउन कलर का रिंग प्रोड्यूस करके देगा. और ब्राउन कलर का रिंग अगर बन जाए तो समझ जाओ हमारे सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट एनायन प्रेजेंट है. तो अब ये जो प्रोसेस है इसको हम स्टेप वाइज यहां पर लिखते हैं. ठीक है, अभी जो हमने समझा यहां पर इसको हम स्टेप वाइज लिख लेते हैं. तो स्टेप वन इज prepare aqueous solution of given nitrate salt. Step 2, prepare aqueous solution of FeSO4 ferrous sulfate and mix the two solutions. Mix the two aqueous solutions, दोनों solutions को mix कर दीजिए. इसके बाद में क्या करना है? स्टेप नंबर 3, add concentrated sulfuric acid, add concentrated H2SO4 along the walls of the container to the mixture without disturbing
विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है तीसरा स्टेप। तो ये 3 स्टेप करने के बाद हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं, तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। इसके बाद में ऑब्जर्वेशन हमें क्या देखने को मिलेगी, ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर H2SO4, it forms a separate layer on the solution, above the solution, ठीक है, above the solution, and a brown ring is formed at the junction layer। तो ब्राउन कलर का रिंग बन गया जंक्शन लेयर पे। ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कंफर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रिंग कंफर्म प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। तो ये हो गया ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। अब ये जो प्रोसेस है इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें केमिकल रिएक्शन जो थी वो पूछी गई थी, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन फॉर द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमने क्या किया है, फेरस सल्फेट की एक्वस सॉल्यूशन और नाइट्रेट आयन की एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बनाई, ये भी एक्वस सॉल्यूशन। फेरस कहां से आया, फेरस सल्फेट से। नाइट्रेट आयन कहां से आया, जो भी हमें गिवन सॉल्ट था उससे। हमने इसके अंदर क्या ऐड किया है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है इस मिक्सचर के अंदर। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देता है Fe3+ में, और इस नाइट्रेट आयन को रिड्यूस कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड में प्लस वाटर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो बन रहा है ये Fe2 पॉजिटिव एक्वस, ये जो फेरस का आयन था, दिस इज फेरस आयन, कहां से आया, फेरस सल्फेट से आया, दिस इज फेरिक। तो ये ऑक्सीडाइज होने के बाद में बना। ठीक है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है ये इस Fe2 पॉजिटिव जो कि पानी के अंदर जब रहेगा तो किस स्टेट में रहेगा, हाइड्रेटेड स्टेट में। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। तो ऐसे लिखने का मतलब क्या है, दिस इज हाइड्रेटेड Fe2 पॉजिटिव आयन। इसको लिखने का मतलब है ये एक हाइड्रेटेड फेरस आयन है। तो क्या होता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो एक वाटर को यहां से हटा देगा और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक साइट ऑक्यूपाई कर लेगा और ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स होता है ब्राउन कलर का। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स की वजह से वो रिंग बना, जो जंक्शन लेयर पे रिंग बना, दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो आपको ये दो रिएक्शंस जो है वो लिखनी होंगी अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द ब्राउन रिंग टेस्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बनाया एक्वस, नाइट्रेट का हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया जो भी गिवन सॉल्ट था, और इसमें हमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, फेरस को फेरिक के अंदर ऑक्सीडाइज कर देता है, इस नाइट्रेट आयन को जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर रिड्यूस कर देता है और साथ में प्रोड्यूस करता है वाटर। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना था ये क्या करता है, ये इस हाइड्रेटेड फेरस आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये सॉल्यूबल होता है, प्लस ये ब्राउन कलर का होता है। तो ये ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस फॉर्मेशन ऑफ रिंग। तो इस तरीके से आप जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगर भाई रिएक्शन यहां पर समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको यहां लिख देता हूं सामने। तो Fe2+ से Fe3+ प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, इसको जो है वो बैलेंस कर लीजिए। कैसे बैलेंस करेंगे इसको, ये 4 सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन आते हैं, 3Fe2+ को 3Fe3+ में कन्वर्ट कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, 5,
यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कहाँ जा रही है +5 से +2 में, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे जब 3 Fe2+ 3 Fe3+ में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई करेगा +2H2O। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट रिएक्शन। इसमें जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इस नाइट्रिक ऑक्साइड ने क्या किया, ये कॉम्प्लेक्स बनाया प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल और दिखा दो, तो ये हो जाती है रिएक्शंस फॉर ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप नंबर 16। तो ग्रुप नंबर 16 जो है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 16, इसको हम ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, या फिर इसको चैल्कोजेंस भी बोला जाता है। तो चैल्कोजेंस, ये नाम इसको किस वजह से दिया गया, इसका मतलब है दीज आर दी ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ज्यादातर ओर्स के अंदर पाए जाते हैं। ओर्स, ओर किसको बोलते हैं, वो मिनरल जिससे आप इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी एलिमेंट को। द मिनरल फ्रॉम विच द एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली इज कॉल्ड ओर। तो ये कंबाइंड फॉर्म होती है जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करती है। और आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ज्यादातर जो मिनरल्स और ओर्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, दे आर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। तो सल्फाइड ओर मिल रहा है, ऑक्साइड ओर मिल रहा है, ठीक है, ZnO, FeO, CaO, Cu2O। तो इस तरीके से तुम्हें एलिमेंट्स जो है उनके ऑक्साइड ओर्स मिलते हैं बहुत ज्यादा नेचर के अंदर। और ऑक्साइड ओर क्यों मिलते हैं नेचर के अंदर बहुत ज्यादा, तो इसके लिए मैंने आपको 11th क्लास के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाई थी। ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन ये एक रिएक्टिव गैस होती है। और रिएक्टिव गैस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन गैस के अंदर। सो इट इज अ पैरामैग्नेटिक गैस, और यही पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको क्या करती है, रिएक्टिव बनाती है। सो ऑक्सीजन इज रिएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स which can be seen while drawing the molecular orbital diagram of oxygen gas। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई इनके नाम की बात। चैल्कोजेंस का मतलब होता है these are the ore forming elements। तो ज्यादातर ओर्स जो हमें मिलते हैं they are in the form of oxides and sulfides। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, they are called chalcogens। They are called chalcogens because they form minerals and ores in the form of their oxides and sulfides। चलो अब आते हैं अकरेंस पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एलिमेंट्स जो है ग्रुप नंबर 16 के हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो इनकी अकरेंस जो है वो हमारे सराउंडिंग में ज्यादा होगी, इनके यूजेस ज्यादा होंगे, इसी वजह से इसको करिकुलम के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अकरेंस की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन जो है ये हमें एटमॉस्फेयर के अंदर मिलता है और अर्थ क्रस्ट पे मिलता है। एटमॉस्फेयर के अंदर कितना है ऑक्सीजन का कंटेंट, तो आपने पढ़ा होगा 21% जो है एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो 21% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन गैस, दैट इज O2 गैस। और नाइट्रोजन कितनी होती है 78%। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर 99% एटमॉस्फेयर को बनाती है।
बाकी जितनी भी गैसेस है वो सब 1% के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, नोट कर सकते हो, इट इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। तो ये तो हो गई भाई एटमॉस्फेयर की बात। फिर मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया कि ज्यादातर एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, अर्थ क्रस्ट की सरफेस पे। तो ये ऑक्साइड की फॉर्म में क्यों मिल रहे हैं? नाइट्रोजन तो 78% थी, तो नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा था, तो इसको ज्यादा कंपाउंड्स जो थे वो बनाने चाहिए थे। ऑक्सीजन तो 21% है, तो इसके कंपाउंड्स कम बनने चाहिए थे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर नाइट्रोजन का जब N2 का मॉलिक्यूल आप बनाते हो और MOT डायग्राम से स्टडी करते हो, इसके अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इसी वजह से ये एक अनरिएक्टिव गैस है, ये डू नॉट रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसको क्या बना देते हैं? रिएक्टिव। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो एक ज्यादा रिएक्टिव गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और इसी वजह से इसके कंपाउंड्स जो अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाते हैं दे आर मोर देन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें 48% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो धरती का 48% बाय मास जो है वो कौन सा एलिमेंट बनाता है? वो बनाता है ऑक्सीजन। तो आपको अर्थ क्रस्ट में सिलिका SiO2 जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, इसके बाद में अलग अलग मेटल्स जो है वो अलग अलग ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसी वजह से जो है वो अर्थ क्रस्ट की सरफेस पे सबसे ज्यादा हमें मोस्ट अबंडेंट मेटल, अगर कोई पूछता है मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो कौन सा आएगा? एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल अगर कोई पूछता है अर्थ क्रस्ट पे, तो क्या आएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो अब चलते हैं वाटर के ऊपर। अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है, ठीक है, अर्थ की सरफेस पे जो वाटर है, इस वाटर का फॉर्मूला क्या होगा? H2O। तो देखो इसके अंदर 2 AMU हाइड्रोजन हो गया, 16 AMU क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। अगर परसेंटेज निकालोगे वाटर के अंदर कितनी परसेंटेज है हाइड्रोजन की, तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 क्या आएगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 11.11%। तो ऑक्सीजन कितनी परसेंट हो गई? ऑक्सीजन हो गई यहाँ पर 16/18 इंटू 100, दैट इज 89%। तो अर्थ की सरफेस पे जो वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर का 89% बाय मास जो है वो कौन बना रहा है? ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये पॉइंट भी नोट कर लेना। वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, it constitute 89% of oxygen by mass in it। तो ये हो जाती है occurrence of oxygen की बात on the surface of earth। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एलिमेंट सल्फर पे, ठीक है। सल्फर की अगर हम बात करें तो बच्चों सल्फर जो है ये 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का, और ये बनाता है 0.03% से लेके 0.1% बाय मास ऑफ अर्थ। तो ऑक्सीजन 48% थी, लेकिन अगला ही एलिमेंट जो है वो क्या हो गया? काफी कम अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ की सरफेस पे। और अर्थ की सरफेस पे ये किस फॉर्म में पाया जाता है? या तो ये आपको मिलेगा वॉल्केनिक इरप्शंस में, जहां से वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं वहां पर आपको प्योर सल्फर जो है, सल्फर स्प्रिंग्स भी बहुत देखने को मिलते हैं ऐसी जगह पर, ठीक है। सल्फर स्प्रिंग्स जहां पर गर्म पानी निकलता है जमीन में से,
वो ऐसी साइट्स पे ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर कभी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो या हो रहा हो। तो सल्फर के डिपॉजिट्स ऐसी जगह पर ज्यादा होते हैं। और दूसरा सल्फाइड ओर्स, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा सल्फर अर्थ क्रस्ट के ऊपर। बाकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो सल्फर के बाद आता है सेलेनियम। सेलेनियम जो है ये ट्रेसेस में, सेलेनियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, दीज आर फाउंड इन ट्रेसेस। ठीक है, तो ट्रेसेस में कहां मिलते हैं ये? दीज आर फाउंड एज एन इम्प्योरिटीज अलोंग विद सल्फाइड ओर्स। तो सल्फाइड ओर जहां पर निकलेगा वहां पर जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में एज एन इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं सेलेनियम और टेलुरियम के ओर्स। तो उनको बोला जाता है सेलिनाइड एंड टेलुराइड्स। तो वो इम्प्योरिटीज की फॉर्म में होते हैं सल्फाइड ओर्स जहां भी मिलता है वहां पर। अगर सेलेनियम की अबंडेंस की बात की जाए तो इसका अबंडेंस रहता है 0.05 ppm। ppm यूनिट है, हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। टेलुरियम का अबंडेंस अगर हम देखें तो 0.002 ppm, इतनी कंसंट्रेशन इनकी हमें मिल जाती है। अब इसका मतलब क्या है? ppm का मतलब क्या हुआ? तो ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप परसेंटेज में जब देखते हो, परसेंटेज किसी भी चीज की कैलकुलेट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं 70% तो इसका मतलब हो गया 70 आउट ऑफ 100। तो अगर मैं कहता सेलेनियम जो है वो 70% है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? 70 ग्राम आउट ऑफ 100 ग्राम। ठीक है, लेकिन यहां पर कितना है? 0.05 ppm। तो इसका मतलब क्या हो गया? ppm का मतलब होता है आउट ऑफ 10 की पावर 6। 100 की बजाय क्या आ जाता है? 10 की पावर 6, बस इतना ही फर्क है। तो अगर मैं यहां पर 0.05 ppm लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये हो गया 10 की पावर 6 में से कितना है? 0.05। ये मतलब होता है ppm का। तो अगर मैं इतना ग्राम मिट्टी निकालता हूं उसके अंदर आपको इतना ग्राम जो है वो सेलेनियम मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 6, 1 मिलियन ग्राम मिट्टी जब मैंने निकाली उसमें से अगर मैं सेलेनियम को फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो मुझे इतना कम सेलेनियम देखने को मिलता है। दिस इज द अबंडेंस ऑफ सेलेनियम। और टेलुरियम, टेलुरियम कितना मिलेगा? इतना ग्राम मिलेगा अगर 10 की पावर 6 ग्राम मिट्टी जो है उसको एनालाइज करते हो। तो ये मतलब हुआ 0.002 ppm का। ठीक है, तो सेलेनियम और टेलुरियम जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस एंड दे आर मेनली फाउंड एज एन इम्प्योरिटीज अलोंग विद द सल्फाइड ओर्स। लास्ट एलिमेंट बच जाता है हमारे पास पोलोनियम। पोलोनियम की बात अगर हम करें तो ये जो है इट इज लेस देन 0.002 ppm। 0.002 ppm से भी कम अमाउंट में जो है वो नेचर में पाया जाता है पोलोनियम। और ये आपको कहां मिलेगा? ये मेटल की फॉर्म में होता है। इसकी नेचर जो है वो कैसी है? इट इज मेटालिक इन नेचर। और ये एनोड मड, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इम्प्योर मेटल जो है उसकी एनोड बना देते हैं, प्योर मेटल की कैथोड बना देते हैं। तो एनोड जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है और उसके नीचे इंप्योरिटीज जमा हो जाती हैं। तो ये आपको एनोड मड के अंदर जो है वो मिल सकता है। So it is present in least amount out of all the elements। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार इन सारी चीजों को, इंफॉर्मेशन को कंपाइल कर दूं तो ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये था 21% बाय वॉल्यूम। अर्थ क्रस्ट के ऊपर जो है वो कितना मिला? ये 48% बाय मास। ये था 21% बाय वॉल्यूम इन एयर। ठीक है, और ऑफ अर्थ क्रस्ट। और पानी में कितना मिला? पानी में मिला 89% बाय मास इन वाटर। तो ये तो होगी ऑक्सीजन के अबंडेंस की बात। सल्फर की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर जो है वो 0.03% से लेके 0.1% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। सेलेनियम की अगर मैं बात करूं तो ये कितना है? 0.05 ppm। टेलुरियम 0.002 ppm। और पोलोनियम की अगर बात करूं तो इट इज लेस देन 0.002 ppm। So these are the abundance of these elements in the nature। अब बात करते हैं इन एलिमेंट्स की नेचर की और इनके एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। सो नेचर ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों,
ऑक्सीजन और सल्फर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं इस ग्रुप के। सेलेनियम एंड टेलुरियम दीज आर मेटलॉइड्स और इनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। एंड लास्ट एलिमेंट इज मेटालिक इन नेचर। तो ये होती है नेचर। तो अब आप आइडिया लगा सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स के जैसी देखने को मिलेंगी। इनके ज्यादातर कंपाउंड्स कोवलेंट होंगे, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो मेटलॉइड से, मतलब इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और पोलोनियम जो है ये क्या करेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये हो गई नेचर की बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज अब हम डिस्कस करने वाले हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखने को मिले यहाँ पर 1s2 2s2 2p4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन शॉर्ट हीलियम 2s2 2p4। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का रहता है 16 एटॉमिक नंबर। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं, हीलियम के बाद में कौन सी गैस आती है यहाँ पर, नियॉन। नियॉन के बाद में 3s2 3p4। इसी तरीके से सेलेनियम का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा, इसके अंदर 18 ऐड कर दो 34। नियॉन के बाद में आर्गन 4s2 4p4। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, तो ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का है, अब फिफ्थ का आएगा। तो फिफ्थ के एलिमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस कितने करेंगे, 18। तो प्लस 18 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 52। और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, क्रिप्टन 5s2 5p4। लास्ट में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, 32 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 84। क्रिप्टन के बाद में xenon 6s2 6p4। so this is the electronic configuration of these elements. अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम अगर एक्सपैंड करके लिखते हैं तो देखो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के केस में क्या हुआ, सिर्फ S और P के सबशेल जो है वो भरे गए हैं। सल्फर के केस में भी क्या होता है, अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को आप एक्सपैंड करके लिखोगे तो नियॉन, उसके बाद में 3s2 3p4, कोई भी डी सबशेल जो है वो नहीं भरा गया, ठीक है। नो डी सबशेल, डी या एफ सबशेल जो है वो यहां तक नहीं भरे जाते। लेकिन सेलेनियम की जब बारी आती है तो यहां पर हम क्या भर के आते हैं, पहले 3d सबशेल, 3d सबशेल भरा जाता है यहां पर, ठीक है। यहां पर 4d सबशेल भरा जाएगा और यहां पर f सबशेल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है 4f। तो 4f और 5d ये दो सबशेल भरे जाते हैं इस सीरीज के अंदर। अब जैसे जैसे d और f सबशेल की फिलिंग स्टार्ट होती है वैसे एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं, जो हम पिछले वाले ग्रुप में भी देख चुके हैं, ग्रुप नंबर 15 में भी हमने देखा था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब आप लिखते हो तो इस बात का ध्यान रखना, ऑक्सीजन और सल्फर के केस में सिर्फ s और p सबशेल की फिलिंग होती है, लेकिन सेलेनियम के केस में हम डी सबशेल की फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं और पोलोनियम के अंदर हम एफ सबशेल की फिलिंग जो है वो भी स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से अब देखो प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, देखो बच्चों, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, अगर इसकी एटॉमिक रेडियाई का डाटा हम देखें तो मैं यहां पर डाटा लिख देता हूं। एटॉमिक रेडियाई जो है 66 पिकोमीटर, 104 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, टेलुरियम की होती है 137 एंड इसकी है 146। ये डाटा है एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई नहीं, एटॉमिक रेडियाई, पिकोमीटर में है ये डाटा। तो डाउन द ग्रुप जब हम जा रहे हैं, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, डाटा क्या शो कर रहा है, जनरल ट्रेंड शो कर रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन कैसे होता है डाउन द ग्रुप, वेरिएशन अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप।
तो नीचे की तरफ जब हम जा रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, इसका रीजन, तो इसका रीजन जो है वो यहाँ पर क्या रहेगा कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा शेल था, आउटर मोस्ट शेल कौन सा था जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए गए थे, सेकंड, इसमें आउटर मोस्ट शेल थर्ड, इसमें फोर्थ, इसमें फिफ्थ, इसमें सिक्स्थ। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आउटर मोस्ट शेल साइज में बड़ा होता जा रहा है, शेल साइज में बड़ा होगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप a new principal shell is added at each successive element। हर एक सक्सेसिव एलिमेंट के साथ एक नया शेल जो है वो ऐड किया जाता है, which is larger in size, as a result, इस वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो हो गया इनका वेरिएशन डाउन द ग्रुप। अब अगर इस ऑक्सीजन फैमिली को नाइट्रोजन फैमिली के एटॉमिक रेडियस से कंपेयर किया जाए तो बताओ इनसे ये साइज में बड़े होंगे या छोटे होंगे, मतलब एटॉमिक रेडियस इसकी कम होगी या इसकी कम होगी। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर हम कंपैरिजन करते हैं एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 15, ठीक है, तो यहां पर मैं कंपैरिजन लिख रहा हूं, कंपैरिजन विद ग्रुप 15। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर स्मॉलर इन साइज देन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। क्यों है इसका रीजन क्या होगा, तो भाई आप जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जब आते हैं तो आपका शेल तो सेम रहता है, नाइट्रोजन के अंदर भी सेकंड शेल ही फिल किया गया था, ऑक्सीजन में भी सेकंड शेल फिल किया गया है, लेकिन ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, 8 प्रोटॉन्स, जबकि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स थे, 7 प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स बढ़ गए तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव more protons than elements of group 15, hence they exert greater effective nuclear charge, hence their atomic radii is स्मॉल, इसी वजह से इनकी एटॉमिक रेडियस क्या है, छोटी है। तो ये था कंपैरिजन एलिमेंट ग्रुप 15 के साथ ग्रुप 16 का। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स जो क्या रहने वाले हैं, छोटे रहने वाले हैं ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से। अब अगर इस डाटा को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी आपको वैसा ही वेरिएशन देखने को मिल रहा है जैसा हमने ग्रुप नंबर 15 के अंदर देखा था, ठीक है। मैं एक बार फिर से डाटा लिख रहा हूं, यहां पर 66, 104, 117, 137 एंड 146। यहां से यहां देखो इंक्रीज जो है वो कितना हुआ, तो यहां से जब हम यहां आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 38 पिकोमीटर का इंक्रीज है। यहां से यहां जाओगे तो कितना इंक्रीज हुआ, 13 पिकोमीटर का। यहां से यहां जाओगे तो कितना इंक्रीज हुआ, 20 पिकोमीटर। और यहां से यहां जा रहे हो तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 9 पिकोमीटर का। तो जो इंक्रीज है वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा। पहले इंक्रीज ज्यादा था लेकिन सडनली इंक्रीज जो हो गया वो आधा हो गया, ठीक है। 38 था, 38 से 13 पे आ गया, तो आधे से भी कम हो गया इंक्रीज। फिर यहाँ पर 13 से 20 हुआ, लेकिन 20 के बाद फिर एकदम से आधे से कम हो गया। तो ये वेरिएशन यहां से यहां जा रहे हैं तो एकदम से डिक्रीज कम हो रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो डिक्रीज कम हो रहा है। कारण क्या है, कारण है कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन से सल्फर पे जा रहे हो तो S और P की फिलिंग हो रही है, 1s2 2s2 2p4। सल्फर के अंदर क्या हुआ था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहां सर और यहां सिर्फ S और P सबशेल की फिलिंग होती है। S और P सबशेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं।
लेकिन जब हम सल्फर से सेलेनियम पे जाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 डी की फिलिंग स्टार्ट हो गई। डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? पुअर। डी जो है वो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है। तो डी में इलेक्ट्रॉन तो 10 ऐड हो गए, इलेक्ट्रॉन 10 ऐड हो गए तो प्रोटॉन भी 10 ऐड हो गए, 10 प्रोटॉन ऐड होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, तो उसका असर दिखाई दे रहा है इस एटॉमिक रेडियस पे। ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एटम की साइज जो है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी जितना तुमने सोचा था। तो ये इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से आया? इस डी सबशेल की फिलिंग की वजह से। ठीक है, फिर हम यहां से जब यहां जाते हैं तो इसके केस में जो है वो ऐसे ही 3D के साथ क्या आ जाएगा? 4D। तो एफ सबशेल जो है वो नहीं आता अभी टेलुरियम पे, एफ सबशेल की फिलिंग होगी पोलोनियम पे। तो टेलुरियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4। ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है टेलुरियम का। तो टेलुरियम में क्या किया है हमने? डी सबशेल को फिल किया है sp_d। यहां भी क्या कर रहे थे? sp_d। तो डी का स्क्रीनिंग हमने देख लिया कि भाई पुअर होता है, यहां पर भी वही डी सबशेल भरा जा रहा है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर है। तो इन दोनों में कोई नया सबशेल जो है वो ऐड नहीं हुआ, इस वजह से यहां से यहां जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगी? स्लाइटली इंक्रीज होगी। तो हमें ये इंक्रीज देखने को मिला 20 पिकोमीटर का। लेकिन यहां से यहां जा रहे हैं, फिर से जो है वो इंक्रीज कम हो गया। तो इस इंक्रीज के कम होने का कारण क्या है? पोलोनियम के केस में अब क्या आ जाते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 6p4। ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पर s भी भरा गया, p भी भरा गया, d भी भरा गया, f भी भरा गया। f का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? सबसे पुअर, इट हैज द पुअरेस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो 14 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी भरे होंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियाई में उतना इंक्रीज नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। तो जब s और p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं उस टाइम पर तो क्या होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होता है पर उतना ज्यादा नहीं। इस वजह से एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है जब s और p के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तब। लेकिन जैसे ही डी सबशेल की फिलिंग स्टार्ट होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने लगता है, एफ सबशेल में स्क्रीनिंग इफेक्ट और कम हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम करते जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऐड करते जा रहे हो, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस में 14 प्रोटॉन भी ऐड होंगे और ये 10 प्रोटॉन भी ऐड होंगे, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ऐसे एलिमेंट्स में। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो साइज के अंदर इंक्रीज तो होगा पर उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कम हो जाएगा। तो ये था बच्चों एटॉमिक रेडियाई, दैट इज कोवलेंट रेडियाई के अंदर इंक्रीज। आयनिक रेडियाई जो है उसके अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता आता है, तो उसके अंदर एज सच हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी देखते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। क्या मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का? आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखो ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p4। इसके p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दें, तो सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या कितने बचेंगे इसके अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 1s2 2s2 2p3। p के अंदर कितने बच जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कंप्लीटली फिल्ड है, ये क्या हो गया? हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल गई इसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? इजीली लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि इसको हाफ फिल्ड स्टेट मिल रही है, हाफ फिल्ड स्टेट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर क्या थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाफ फील्ड स्टेट मिल गई। हाफ फील्ड स्टेट मिल गई मतलब एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल गई और ये हो गया स्टेबल। तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा H1. डेल्टा H1 इज द आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट. तो डेल्टा H1 या IE1 की वैल्यू क्या रहती है, ऑक्सीजन फैमिली की लो रहती है. तो यहां पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी that is IE1 of elements of group 16 is low. रीजन क्या है इसका, रीजन यही लिखोगे आप कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसकी स्टेबिलिटी जो है वो अटेन हो जाती है और इसी वजह से ये क्या हो जाता है, स्टेबल बन जाता है. तो रीजन जब हम इसका लिखते हैं तो रीजन में क्या आएगा, these elements have 4 electrons in their valence shell. After losing 1 electron, they attain half-filled configuration and becomes stable. Hence, IE1 is low. तो इसी वजह से क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनकी कम है, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में क्या मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है. तो डाटा अगर हम देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का, तो देखो यहां पर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी रहती है 1314, सल्फर की 1000, सेलेनियम की 941, टेलुरियम की वैल्यू अगर हम देखें तो 869 और पोलोनियम की है 813. ठीक है, तो ऑल दीज एलिमेंट्स ये इनकी IE1 की वैल्यू है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. तो ये एलिमेंट्स जो है इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो जनरली क्या रहती है, लो रहती है. क्यों, क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबिलिटी मिल जाएगी. अब अगर वेरिएशन देखें ग्रुप के अंदर, वेरिएशन इन द ग्रुप, वेरिएशन इन द ग्रुप, तो क्या हो रहा है वेरिएशन, IE1 जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है. ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. क्यों डिक्रीज हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई. एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज होने के कारण आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जा रही है, नीचे की तरफ कम होती जा रही है. अब ये तो हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात. अब अगर हम सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, IE2 की बात करें, तो इसी एटम में से हमें क्या करना है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करना है, IE2. तो IE2 जो है वो इन एलिमेंट्स की हमें क्या देखने को मिलती है, 3388, 2251, 2045, 1790 और इसका डाटा अवेलेबल नहीं है. तो IE1 से IE2 जो है वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट जो है वो डबल मान लो. ठीक है, या डबल से भी ज्यादा हो रही है. तो यहां पर एकदम से इतना ज्यादा इंक्रीज कैसे आ गया, डबल इंक्रीज हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑक्सीजन के केस में तो डबल से भी ज्यादा इफेक्ट दिख रहा है. तो इसके पीछे रीजन है स्टेबिलिटी, जो अभी हमने लिखा था. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था ये, जब आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. स्टेबिलिटी अटेन कर चुका है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन का एटम. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है. मतलब एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तुम क्या करने जा रहे हो, अनस्टेबल बनाने जा रहे हो. एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ना ये हाफ फील्ड बचेगा, ना ये कंप्लीटली फील्ड बचेगा और इसकी स्टेबिलिटी चली जाएगी. तो यही स्टेबिलिटी जो इसने यहां पर अटेन कर ली, ये कारण है इस हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का, इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी का.
तो डेल्टा H2 या फिर IE2 ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन IE1। क्वेश्चन अगर पूछा जाए IE2 ऑफ is greater than IE1 of ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स की IE2 जो है वो IE1 से जो है वो बड़ी है। Why? तो आंसर क्या लिखोगे? एलिमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली attain stability after losing one electron, and if we want to remove second electron, then the configuration becomes unstable. Hence IE2 is greater than IE1। तो ज्यादा एनर्जी लगती है इसी वजह से, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को आप स्टेबल अनस्टेबल बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अनस्टेबल नहीं बनना चाहेगा, तो इस वजह से तुम्हें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी अगर तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स में से। तो ये रीजन हो जाता है आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो है वो ज्यादा क्यों है फर्स्ट से। अब ऑक्सीजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी को अगर कंपेयर किया जाए नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी के साथ, तो देखो यहां पर जो है वो तुम्हें एक पॉइंट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कंपैरिजन से क्वेश्चन आया है, अगर हम ग्रुप 16 की आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, IE1 किसकी? ग्रुप 16 की, ऑक्सीजन फैमिली की, ये कम रहती है IE1 ग्रुप 15 से, लेकिन IE2 ग्रुप 16 की ज्यादा रहती है IE2 ग्रुप 15 से। बताओ रीजन जो है वो क्या है? तो रीजन है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। ग्रुप नंबर 15 जो है नाइट्रोजन फैमिली, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2NP3। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या है? स्टेबल है। दूसरी तरफ 16 जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2NP4, ना तो हाफ फिल्ड है ना फुल्ली फिल्ड है, अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा? NS2NP3, और क्या बन जाएगा? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अनस्टेबल। तो ये स्टेबल से अनस्टेबल चला जाएगा। तो इस वजह से क्या है, कोई चीज जो स्टेबल है वो अनस्टेबल होना नहीं चाहती। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ही हमें ग्रुप 15 के अंदर ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। तो IE1 ऑफ ग्रुप 16 कम हो गया IE1 ग्रुप 15 से, बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दैट ग्रुप 15 हैज। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका हूं और अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता हूं, IE2 की बात कर रहा हूं, मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो यहां पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये तो अनस्टेबल बन चुका है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो चुका है? अनस्टेबल बन चुका है। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गया था? स्टेबल हो गया था। तो यहां तो मैं अनस्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं स्टेबल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो कहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? जो स्टेबल था वो अब अनस्टेबल नहीं होना चाहता। तो ऑक्सीजन फैमिली जो है उसकी IE2 की वैल्यू नाइट्रोजन फैमिली की IE2 से ज्यादा होती है, और IE1 जो है वो ग्रुप 15 की ज्यादा होती है ग्रुप 16 से। तो बच्चों नोट कर लेना इस पॉइंट को, और ये रीजन जो है लिखवा देता हूं आपको किस तरीके से आंसर लिखना है इसका। तो रीजन इसी तरीके से हम समझाते हैं बाय यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर लिख लो, एलिमेंट्स of group 16 have general configuration NS2NP4 and they do not have stable configuration. After losing one electron,
they attain a stable configuration, hence they have low IE1. On the other hand, elements of group 15 have stable configuration. क्या configuration होता है इसका? NH2NP3, जो कि हाफ फिल्ड configuration है. यहीं पर लिख लो स्टेबल हाफ फिल्ड configuration. स्टेबल हाफ फिल्ड configuration. Hence, they require more energy to lose the electron. तो रिजल्ट क्या हो गया? IE1 ग्रुप 15 का इसी वजह से ज्यादा हो गया IE1 ग्रुप 16 से. तो ये हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, इसका रीजन. इसके बाद क्या होगा IE2 के केस में? एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन they attain a noble gas configuration, half filled configuration. As a result, elements of group 16 after losing electron becomes stable. After losing one electron becomes stable, and hence they require more energy to lose second electron, whereas elements of group number 15 after losing one electron becomes unstable, so they easily lose their second electron. इसकी वजह से क्या हो जाता है? IE2 ग्रुप 16 का ज्यादा हो जाता है IE2 ग्रुप 15 से. तो ये हो गया बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट ग्रुप नंबर 16 का और इसका कंपैरिजन ग्रुप नंबर 15 के साथ. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.